गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 2 के पार्ट सी को लेकर हम आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। हमारे चैनल नेट एजुकेशन में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आप लोग इस तरह से ही हमें वॉच करते रहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारे चैप्टर को समाप्त कर, पूरे यूनिट्स को समाप्त कर हम आप लोगों को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दें और इस साल की तैयारी के लिए, इस जून 2020 की तैयारी में पूरा सहयोग करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अब हम चलते हैं टू द पॉइंट। जो हमारा आज का पॉइंट है, शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना। शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना है हमारा आज का पॉइंट। इसमें शिक्षा के बारे में हम सर्वप्रथम पहले से परिचित हैं कि शिक्षा क्या है, इसे किसे कहते हैं, शिक्षा की क्या उपयोगिता है। तो एक वर्ड में हमने लिखा है यहाँ पर कि शिक्षा जो है वो मानव के संपूर्ण विकास का स्रोत है। आप सभी इस वर्ड से परिचित हैं कि शिक्षा जो है मानव के संपूर्ण विकास का स्रोत है, क्योंकि इससे पूर्व के जितने भी क्लास हमने अटेम्प्ट लिए हैं उसमें सभी हम लोग शिक्षा के बारे में ही पढ़ते हैं। इसलिए हम शिक्षा को सिर्फ इतना ही बोलकर गौण रखना चाहता हूँ कि शिक्षा क्या है। संपूर्ण मानव के संपूर्ण जीवन का आधार शिक्षा ही है। दूसरा बिंदु आज हमारा शिक्षा के अर्थशास्त्र, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एजुकेशन क्या है, ये हम समझ चुके हैं। अब हम इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम कुछ शब्दों का चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों के सामने। इस शब्दों के बारे में अगर आप लोग पूर्व से परिचित हैं तो शायद इकोनॉमिक्स को बखूबी रूप से समझा जा सकता है, और सभी हैं भी, पूर्व परिचित ही भी हैं, बस एक प्रॉपर वर्ड नहीं दे पाएंगे या प्रॉपर परिभाषाएं नहीं दे पाते होंगे, परंतु परिचित तो सभी हैं, पूरा समाज इससे परिचित है, क्योंकि सबके घर की यही कहानी है। तो आते हैं हम लोग अर्थशास्त्र के इस बिंदु पे, जो बिंदु पे हम कुछ बतला रहे हैं आपको, इसको समझिए, इस शब्द से आप परिचित भी होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करते हैं पूंजी की, ये पूंजी कैपिटल, ये पूंजी क्या है। दूसरा है बिंदु हमारा मुद्रा। मुद्रा मतलब अर्थ, धन, राशि, ये। और तीसरी बिंदु हमारी वस्तु। वस्तु क्या है, कार्य क्या है, और समय, संसाधन, क्रय विक्रय, मार्केटिंग, विपणन, ये सब वर्ड, वितरण और विपणन मार्केटिंग हुआ, मार्केटिंग का शुद्ध हिंदी हो गया आपको विपणन, और वितरण हो गया डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बंटवारा, इन सभी चीजों का बंटवारा। और मांग जो मार्केट की मांग होती है, किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी वस्तु को लेके जो मांग होता है। और इस तरह से अगर इन शब्दों की अगर हम संपूर्ण रूप से अध्ययन कर ले तो हमें इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक इकोनॉमिक्स हमारी समझ में आ जाएगी। तो सर्वप्रथम हम इकोनॉमिक्स की परिभाषा को देखते हैं। तो यह अर्थ का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ मुद्रा, मतलब धन, राशि, रुपया, पैसा इत्यादि। और व्यवस्था का अर्थ होता है प्रबंधन। आपके यहाँ अगर एक गेस्ट आने वाले हैं, सपोज दैट कोई आपके रिलेशनशिप में या किनशिप में या अदर देन कोई भी आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो आप क्या करिएगा, उनके खाने का प्रबंध, उनके रहने का प्रबंध, उनके पहनने का प्रबंध, उनके सोने का प्रबंध इत्यादि, ये सारी प्रबंध आप करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे लाइफ में हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में जितनी भी इनकम ऑफ द सोर्स है, जो भी हमारे जीवन में इनकम ऑफ द सोर्स है, जहाँ से हमें रुपया प्राप्त होता है, तो अगर हमें 10,000 रुपया प्राप्त होता है, हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हम 8,000 रुपया खर्च करें और कुछ रुपया बचत कर लें। तो यह जो 8,000 रुपया को ही खर्च करना है, 2,000 रुपया हमें बचाना ही है, इसके लिए हम एक पॉलिसी बना के रखते हैं। पूर्व से ही हमें एक पॉलिसी बनाना पड़ता है, जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम आय व्यय का आकलन पूर्व से ही कर लेते हैं। कहाँ इनकम आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेविंग करना है, कितना एक्सपेंड करना है, खर्च करना है। तो ये जो प्रबंधन है, इसी प्रबंधन की बात कर रहे हैं, अर्थात आय का, व्यय का, क्रय का, विक्रय का, विपणन का, मार्केटिंग का, मांग का, डेवलपमेंट का, रिक्वायरमेंट का,
ये सब जो हमारी उपयोगिताएं हैं, ये जो हमारी मांग है, ये जो हमारी वस्तु स्थिति है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से कहा जाए तो यहाँ पे प्रबंधन कहा गया है। ये प्रबंधन अर्थात अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है, वह प्रबंधन है जिसमें खासकर मुद्राओं का, पैसों का, रुपयों का, आय व्यय का आकलन किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। यानी कि वह प्रबंधन है, वह व्यवस्था है जिसमें मुद्राओं का संपूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से पॉलिसी, नीति तैयार की जाती है। तो अर्थव्यवस्था, इन्हीं रूपों में हम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। हम लोग अगर किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो प्रबंधन, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन ही अर्थव्यवस्था, अर्थ का, मुद्रा का प्रबंधन ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब तीसरा बिंदु हम चलते हैं, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र अर्थात इन अर्थव्यवस्थाओं का जो अध्ययन किया, इन अर्थव्यवस्थाओं में जो क्रय विक्रय, आय व्यय, मांग पूर्ति इत्यादि, इन शब्दों से जो हम परिचित हुए, तो इनका संपूर्ण अध्ययन अर्थात पूंजी क्या है। पूंजी मुख्य रूप से देखा जाए तो पूंजी दो प्रकार का होता है। एक होता है ह्यूमन कैपिटल अर्थात मानव पूंजी, इसको हम बाद में यहाँ पढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं। एक होता है मानव पूंजी और एक होता है मुद्रा पूंजी। जैसे आपके घर में अगर बहुत सारा रुपया है, धन संपत्ति है, सोना है, जमीन है इत्यादि, तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं से मुद्रा को कनेक्ट करती है, मुद्रा को इंडिकेट करती है, तो ये मुद्रा पूंजी हो गई। लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, उनका स्किल डेवलप है, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास अच्छे थॉट्स हैं, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास एथिक्स हैं, तो ये जो है उनके पास, ये जो आइडियाज हैं, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये जो चीज है, ये भी कैपिटल है, आई मीन ये भी पूंजी है। तो ये ह्यूमन पूंजी कहलाएगी, मानव कैपिटल या मानव की पूंजी कहलाएगी, और यह वस्तु स्थिति या मुद्रा की पूंजी कहलाएगी। तो ये पूंजी जो होती है दो प्रकार की होती है। इन पूंजियों का जो हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे, या मुद्रा की बात करते हैं। अब मुद्रा हमें रुपये पैसे के रूप में प्राप्त हो रहा है, नोट के रूप में प्राप्त हो रहा है, सिक्का के रूप में प्राप्त हो रहा है, एटीएम कार्ड के रूप में प्राप्त हो रहा है, चेक के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो मुद्राओं के रूप हैं, जो प्लास्टिक मोड हैं या कागज के मोड में हैं या लिक्विड पदार्थ के मोड में हैं, ये मुद्राएं एवं हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, इन संसाधनों का समन्वय, इन संसाधनों का अध्ययन एवं क्रय विक्रय के संदर्भ में आप लोग इकोनॉमिक्स में अगर जाइएगा तो सुने होंगे कि पहले की एक प्रणाली थी, उसको हम मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। वो ये आज भी हम लोग के घर में पड़ोसियों के साथ यही व्यवहार होता है कि सपोज दैट हम किसी को कुछ देते हैं अपने पड़ोसी को, तो दूसरा पड़ोसी भी हमें कुछ देता है। ये क्या हुआ, एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ वस्तु देकर वस्तु ली जा रही है, एक प्रकार का यह वस्तु विनिमय प्रणाली है। और जब मुद्रा की बात करते हैं तो हम कुछ मुद्रा देकर अगर कुछ पेड करके कुछ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो यह मुद्रा विनिमय प्रणाली है। तो यह जो एक्सचेंज है, यह जो परिवर्तन है, यह जो क्रय विक्रय, इसका भी संपूर्ण अध्ययन अर्थात। और अगर हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जिसकी मांग है, एज ए एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोगों को हमारी क्लास की मांग होगी। तो क्यों हुई मांग, क्योंकि इसकी आवश्यकता हुई मार्केट में, क्योंकि यह अच्छे क्वालिटी का होगा तो इसका मांग होगा, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इसकी मांग नहीं होगी। तो वस्तु की गुणवत्ताओं के आधार पर उसकी मांग बढ़ती है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जब उसकी मांग बढ़ती है तो हमको उसको अच्छा मांग कहा जाता है, उस वस्तु की अच्छी गुणवत्ता को यह दर्शाता है। तो और मार्केटिंग अर्थात हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसे हम कैसे, कहाँ, कब, किस तरह बेचें, ये जो विपणन है, मार्केटिंग है इसको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूंजी का, मुद्रा का, वस्तु का, क्रय विक्रय का, मार्केटिंग इत्यादि, इन सभी का संपूर्ण अध्ययन जो होता है वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। अतः शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास का एक स्रोत है। अर्थव्यवस्था मुद्राओं को प्रबंधकीय रूप प्रदान करने की एक नीति है, और अर्थशास्त्र मुद्राओं के संपूर्ण अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो इन तीनों बिंदुओं को अगर आप समझ चुके हैं, इन तीनों बिंदुओं को अगर आप समझते हैं, तो शिक्षा के अर्थशास्त्र की कौन संकल्पना जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एजुकेशन, यह आप संपूर्ण रूप से समझ गए होंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एजुकेशन में हम एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स
एंड रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, यही हम समझते हैं, इतना ही हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा यहाँ पे दूसरा बिंदु है कि अर्थव्यवस्था में हम करते क्या है, अर्थव्यवस्था में हम बजट बनाते हैं। आपके मान लीजिए कि किसी घर में अगर 10,000 रुपया का आय है, सपोज दैट, तो वह एक लोअर फैमिली है, एक लेबर क्लास फैमिली है, सपोज दैट, वहाँ 10,000 रुपया उसके घर में आय होती है किसी भी प्रकार से। तो वह अगर एजुकेशन में 2,000 रुपया खर्च कर रहा है, कपड़े पे 1,000 रुपया खर्च कर रहा है, खाने पीने में अगर 3,000 रुपया खर्च कर रहा है, मेडिसिन पे अगर 1,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो इस तरह से वो अगर प्लानिंग है उसका, तो इस प्लानिंग के हिसाब से वो अपने आय के हिसाब से अपने व्यय का आकलन करके रखा हुआ है कि हमारा इनकम है 10,000, तो हमारा व्यय है 8,000, 6,000 या 9,000 etc। लेकिन कहीं ना कहीं वो 1,000 रुपया अगर सेविंग करके रखता है तो उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी समझी जाएगी, क्योंकि वह छोटा छोटा जो रकम है वो एक दिन बड़ा रकम के रूप में होगा। तो अब हम एजुकेशनल व्यू से अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट बनता है कि क्यों, आखिर क्यों हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, आखिर इसका फाइनली उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसे एजुकेशनल व्यू में उस पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि कल वह भी बहुत ज्यादा इनकम को लाएगा, वह भी एक इनकम का सोर्स होगा, कल वह भी किसी न किसी व्यू से, किसी न किसी दृष्टिकोण से, किसी न किसी वर्क से, किसी न किसी जॉब से रुपया का अर्निंग करेगा और हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था को और डेवलप करेगा, हमारे सोसाइटी को, हमारे परिवार को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को डेवलप करेगा। एज ए एग्जाम्पल, सपोज दैट आप में से सभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का नेट या जेआरएफ निकलता है, तो आप लोग क्या करिएगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आप कहीं ना कहीं पढ़ा रही होइएगा किसी न किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहां से आपको क्या होगा, आय प्राप्त होगा, आपका सोशल इन्वायरमेंट में आपका मान सम्मान मिलेगा। तो एक तरफ से आपको अर्थव्यवस्था भी मिल रहा है और एक तरफ से आपको सम्मान भी मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको क्यों मिली, क्योंकि आपके माता पिता या खुद आप अपने एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट है वो सभी करना चाहता है ताकि हमारा फ्यूचर बेहतर हो, आज की अपेक्षा बेहतर हो। तो इसलिए हम इस फ्यूचर को कंप्लीट एक फॉर फ्यूचर भी एक रूप स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए, एक संरचना देने के लिए, फ्यूचर को एक बेहतर रूप देने के लिए हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। और हर घर में यह बजट बनता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इन सारी प्रश्नों का जो जवाब होता है वही एक प्रकार का बजट होता है। अर्थात यूं हम कहें कि बजट जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत आप अपने अर्थ का एक सही आकलन करके उसको सही रूप देते हैं, आय व्यय के हिसाब से एक लेखा जोखा तैयार करते हैं और यही आपको एक नया फ्यूचर देता है। जिस फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक इन्वेस्ट है, यानी कि आप व्यय किए और आपने वहां पे उपभोग भी किया, क्या, एजुकेशन, क्योंकि आपको स्किल और नॉलेज प्राप्त हो रहा है। आपको स्किल और नॉलेज प्राप्त हो रहा है तो यह जो है यह भी एक प्रकार का प्राप्ति है, हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है। हमने जॉब प्राप्त किया या हम स्किल डेवलपमेंट किए या हम एजुकेटेड हुए या हमें एथिक्स आया, हम नैतिकता के गुण पर चलने लगे, हम गुणवान हुए। तो ये सारी चीजें जो आया ये किसके बेस पे आया, इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन एजुकेशन। जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट किए तो हमें ये सब चीज आया। अर्थात इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का एजुकेशन है या एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है। तो बजट के निर्माण में एजुकेशन पे विशेष जोर दिया जाता है और यह बजट ही एक प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अर्थात बजट की जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग, या जो बजट होता है यह एक प्रकार की अर्थव्यवस्था ही होती है। अब एजुकेशन के व्यू को देखिए तो एजुकेशन और बजट की बात करते हैं हम या व्यापार की बात करते हैं तो यहाँ दो बिंदु उभर कर सामने आती है। एक बिंदु, अगर हम छोटे स्तर पर कोई व्यापार करना प्रारंभ करते हैं तो वह
उसको निजीकरण कहते हैं। आप छोटे स्तर पे कोई बिजनेस कीजिए, आप निजी कोई दुकान खोलिए, कुछ करिए, निजीकरण हुआ। जब इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट हेल्प मिल जाएगा या सेमी गवर्नमेंट टाइप का बन जाएगा, या उदारीकरण होता है। और जब इसको एक विश्व स्तर पर यह बिजनेस आपका चल जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है, तो यह वैश्वीकरण का रूप ले लेता है। तो किस तरह से हम छोटे बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस का रूप दिया है, उसको बूस्टअप किए, ठीक उसी तरह से एज ए एग्जाम्पल इधर एजुकेशन सिस्टम में आके देखिए। तो आप कभी एक सिंपल सा होम ट्यूशन जाके पढ़ाते थे घर में, उसके बाद आपने कोचिंग खोला, फिर आपने स्कूल ज्वाइन किया, फिर आपने स्कूल खोला, फिर आप कॉलेज खोला, फिर आप प्रोफेसर हुए, फिर आप यूनिवर्सिटी भी खोला, सपोज दैट। तो इस तरह से जो आपने एक सूक्ष्म काम था जो आपके घर में जाके पढ़ाना था एज ए होम ट्यूटर, वहां से स्टार्ट किया था और आज एक यूनिवर्सिटी को स्टार्टअप दिए हैं, उसको एस्टेब्लिश किए हैं, या आप प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, ईटीसी जो भी हैं, आप जो भी बने हैं। तो यह जो एक छोटा सा स्वरूप से बड़ा सा स्वरूप में चलते हैं, इसको हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो बोलते हैं, अर्थात सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यह भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है कि हमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलना है। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे समझिएगा क्योंकि यह इस तरह की नीतियां पूछ सकती हैं हमारे नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उच्च शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल क्या होता है। हम जो हायर एजुकेशन गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसका हमको रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। तो हायर एजुकेशन का रिजल्ट यानी इकोनॉमिकल रिजल्ट हमें यह प्राप्त होता है कि हमें पैसा आता है, हमें पूंजी बनता है, हमारे में स्किल डेवलपमेंट होता है, हमारे में नॉलेज आता है, हमारे में एक्सपीरियंस आता है, हमें सम्मान की प्राप्ति होती है, हमें हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हम नैतिक होते हैं। और संकेतन सिद्धांत और मानव पूंजी क्या है। संकेतन सिद्धांत एक सिग्नलिंग थ्योरी है। आपके पास जो भी डिग्री है, जो भी उपाधि है, वही आपका संकेत है। क्योंकि आप अगर किसी को कहते हैं कि हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और आप ही अगर और कोई दूसरा आपके पास ही खड़ा होकर अगर किसी को कहता है कि हम पीएचडी हैं, तो आप बताइए कि अगर किसी से अगर एजुकेशनल बेस अगर कोई जॉब होने वाला होगा तो किसे प्रोवाइड कराया जाएगा सबसे पहले, पीएचडी वाले को। तो यह जो एजुकेशन का एक उपाधि था, यह उपाधि एक संकेत दे दिया कि अगर इसके पास पीएचडी है तो ऑल इन ऑल इसके पास ऑलरेडी मौजूद होगा, इसमें अच्छा स्किल होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छा थॉट होगा, अच्छा नॉलेज होगा। तो ये सारी बातें जो है जो आपको चाहिए एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में, एक मानवीय पूंजी के रूप में, जो आपको अचीवमेंट चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल रही है, आपको उपाधि से मिल रही है। और ये उपाधि ही एक प्रकार से सिग्नल भेजता है कि आई हैव इट, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मैं अचीवमेंट कर सकता हूँ, आई हैव स्किल, मेरे पास स्किल है, आई हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है। तो ये बातें जो सिग्नल संकेत के रूप में यह कहता है, मानव पूंजी को संकेत के रूप में बतलाता है, वह बतलाने वाली उपाधियां उसका संकेत होता है, और मानव पूंजी उसका ये सारी चीजें हो जाता है, जो इसको हम पूर्व में ही समझा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शैक्षिक वित्त अवस्था क्या है, वित्तीय व्यवस्था क्या है। आप समझते हैं कि शिक्षा में हमारे पास जो शिक्षा है, आप देखे होंगे कि स्कूल में जो ये उच्च शिक्षा से पहले अर्थात 14 वर्ष की आयु तक जो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, या और भी कोई पॉलिसी जो हमें एजुकेशनल हेल्थ प्रदान करती है, देती है। तो ये जो शैक्षणिक वित्त व्यवस्था है, इकोनॉमिकल फंडिंग सिस्टम है, एजुकेशनल फंडिंग सिस्टम, ये क्या है। तो यह इसका दो पार्ट होता है, मुख्य रूप से देखिए तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल पार्ट और एक होते हैं इंटरनल पार्ट। इंटरनल कहा जाए तो अपनी कंट्री का या अपने घर का, और एक्सटर्नल कहा जाए तो कोई विदेश का या कोई दूसरा पार्ट। तो एक्सटर्नल पार्ट में कोई योजना आ जाता है, कोई फंड, कोई नीति आ जाता है, कोई अनुदान आ जाता है, कोई विदेशी हेल्प हो जाता है, और कोई जैसे कि कोई दूसरी कंपनी है, दूसरा जैसे कि आज हमारे देश में स्वास्थ्य को देख रेख कर देती है, WHO स्वास्थ्य के लेवल पे बहुत अच्छा योगदान देती है, यूनिसेफ देती है। तो ये यूनिसेफ एजुकेशन दृष्टिकोण से भी यूनिसेफ भी देती है। तो ये जो यूनिसेफ या WHO हमें राशि प्रदान कर रही है, हेल्प प्रदान कर रही है, यही है हमारा एक्सटर्नल फंड या एक्सटर्नल हेल्प। यह शिक्षा में भी आता है वित्तीय फंड। तो शिक्षा के लिए जो फंड आ रहा है एक्सटर्नल, वो यही है जो यूनिसेफ से हमें प्राप्त हो रही है। अदर देन इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। एंड इंटरनल कंट्री में क्या होता है कि कंट्री में जो वित्तीय व्यवस्था को देखने वाला होता है एजुकेशनल थॉट से, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन गवर्नमेंटल, एक गवर्नमेंटल। तो नॉन गवर्नमेंटल में क्या होता है कि हम एक कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लिमिटेड है,
या कोई और भी कॉरपोरेशन है, तो ये सारी चीजें जो है जो टैक्स के रूप में या वित्तीय अनुदान के रूप में जो देती है गवर्नमेंट को, उससे भी गवर्नमेंट एजुकेशन में जाके खर्च करती है इनडायरेक्टली। तो ये हो गया हमारा नॉन गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट। और दूसरा है गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट हम पे कैसे इन्वेस्ट करती है डायरेक्ट एजुकेशन पे, तो गवर्नमेंट के भी 3 पार्ट देखे जा सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेमी गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए सेंट्रल स्कूल जितने हैं हमारे यहाँ, स्टेट गवर्नमेंट जितने भी स्टेट में स्कूल हैं हमारे यहाँ, स्कूल कॉलेज etc, और सेमी गवर्नमेंट जो एफिलिएटेड स्कूल व कॉलेज। तो ये सारे जो कॉलेज या स्कूल जो प्रोवाइड कराया गया है हमें शिक्षा ऑब्जर्व के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कहाँ से? सरकारी व्यू से, सरकारी खजाने से, सरकारी तरफ से। और यह गैर सरकारी संस्थान, ये गैर सरकारी संस्थान और सरकारी संस्थान मिलकर हमारा इंटरनल पार्ट बनता है जो हमें शैक्षिक वित्त व्यवस्था को, हमारी शैक्षिक वित्त व्यवस्था को कंट्रोल करती है। एंड एक्सटर्नल पॉइंट हमने यूनिसेफ या अदर देन कोई फंड या कोई सोसाइटीज या पॉलिसी जो हमें हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। देन शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था को भी हम समझा दिए। आप आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसके लिए और भी कुछ आपको पर्सनली बतला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण वर्सेस शिक्षा में लागत प्रभाव विश्लेषण। आप यहाँ देखिए कि लागत लाभ विश्लेषण अर्थात जो हमारा इन्वेस्टमेंट बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसको CBT बोल सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसको बोल सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ठीक है, CBA बोल सकते हैं, इसको CEA बोल सकते हैं। तो ये जो है लागत लाभ, जब हमें लागत, हमने जो आप किसी को पढ़ाने में जो हमने मैट्रिक, इंटर, BA ग्रेजुएशन, B.Ed, M.Ed, PhD इत्यादि में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ वो हमारा लागत लाभ। और जब हम उससे कुछ प्राप्त किए, आई मीन उससे अगर हम जॉब प्राप्त किए या स्किल प्राप्त किए या नॉलेज प्राप्त किए या अचीवमेंट प्राप्त किए, तो ये है हमारा लागत लाभ विश्लेषण। तो इन दोनों के कंपेयरिंग हम एक तुलना कर रहे हैं यहाँ पे कि लागत लाभ क्या और प्रभाव क्या है। तो प्रभाव तो क्या है कि हमारा कॉस्ट इफेक्ट है जो हमें प्राप्त होता है, किस रूप में प्राप्त होता है, ये हमारे मानव पूंजी के रूप में प्राप्त होता है। इसको यहाँ आप आके देख सकते हैं क्योंकि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में ही हमें अचीवमेंट, स्किल, नॉलेज etc प्राप्त होता है। यही हमारा प्रभाव लाभ हुआ क्योंकि ये हमारा लाभ के रूप में प्राप्त होता है। और लागत लाभ की जहां तक बात करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट में देखिए, एक व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट है, एक सोशल इन्वेस्टमेंट है। तो व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे ऊपर कि हमें डायरेक्ट रूप से हमने कुछ खरीदा, वस्तु खरीदी, मुद्रा खरीदे, बुक खरीदे, स्कूल के फी दिए, स्कूल में जाने आने का फेयर दिया। तो जो हमने डायरेक्ट रूप में इन्वेस्ट किया एजुकेशन में वो है हमारा इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। और एक है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम कभी कभी कुछ पॉलिसी में रुपये देते हैं फॉर एजुकेशन, बट वो कंप्लीटली एजुकेशन के व्यू से नहीं होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वो जा रहा होता है, तो वो है हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का हमारा इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है जो लागत लाभ को बतलाता है। एंड दूसरे टर्म में देखा जाए तो लागत लाभ के 2 प्रकार हैं, एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत। जो सामाजिक कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है, तो सोशल कॉस्ट को हमने 2 भाग में बांट दिया क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से जो हम पे लाभ है, एज ए एग्जाम्पल हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल जो हम पे इन्वेस्ट करती है वो एक प्रकार का सोशल इन्वेस्टमेंट हुआ हमारे पे। तो यह सोशल इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, यह भी 2 प्रकार का होता है, एक आवृत यानी कि रिक्यूरिंग और एक अनावृत नॉन रिक्यूरिंग। यह रिक्यूरिंग में क्या आता है कि अगर स्कूल हमारे ऊपर इन्वेस्ट करती है एजुकेशन में, तो स्कूल कहीं ना कहीं शिक्षक को रुपया देती होगी, स्कूल कहीं ना कहीं शिक्षण सामग्री में इन्वेस्टमेंट करता होगा। तो स्कूल की जो व्यवस्था है, जिस तरह से स्कूल इन्वेस्ट करती है रेगुलरली में रिक्वायरमेंट के हमारी आवश्यकता के अनुकूल, वो हो जाता है हमारा आवृत्त। और दूसरे टर्म में देखें तो अनावृत्त के अंतर्गत जो है हम ऐसी पूंजी को देख सकते हैं जो भवन और शिक्षण के दृष्टिकोण से
हुआ, जैसे भवन, स्कूल के भवन का निर्माण, प्लेग्राउंड का निर्माण, बाउंड्री का निर्माण, स्ट्रक्चर का निर्माण, तो ये सब जो हुआ हमारा अनावृत इन्वेस्टमेंट हुआ। और ये जो हुआ जो एजुकेशन सिस्टम, टीचर etc पे इन्वेस्ट हो रहा है, ये हमारा आवृत इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इस तरह से हम शिक्षा के अर्थशास्त्र को भी समझ गए, शिक्षा को भी समझ गए, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र को भी समझे, और सूक्ष्म और स्थूल अर्थात माइक्रो एंड मैक्रो एजुकेशन सिस्टम भी समझे, बजट क्यों बनाई जाती है ये भी समझे, हायर एजुकेशन से हमें क्या प्रॉफिट होता है ये भी समझे, और सिंबॉलिक थ्योरी एंड ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में क्या डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे को कैसे इंडिकेट करती हैं यह भी समझे, शैक्षिक वित्त व्यवस्था हमारी क्या है और कैसी होनी चाहिए, इसे आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो शिक्षा में लागत जो होता है वो कैसा है, एक लागत लाभ है और एक प्रभाव है। प्रभाव के रूप में हमें ह्यूमन कैपिटल प्राप्त होता है, और लागत लाभ में हम जो इंडिविजुअल या सोशल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंडिविजुअल पर्सनली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और सोशल इन्वेस्टमेंट में हमारा स्कूल या कोई गवर्नमेंट बॉडी हमारे पे जो इन्वेस्ट करती है। तो इस तरह से शिक्षा में जो लागत का विश्लेषण है, एनालिसिस है, इसी तरह से किया जाता है। थैंक यू फॉर ऑल। आई होप सब समझ रहे होंगे जो हमारा सी में क्या समझाया गया है। अगर किन्हीं को भी अगर लगता है कि कोई और कमी है तो आप कमेंट कीजिए, और हम इसके अकॉर्डिंग और भी कुछ पर्सनली आपको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल।